Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Today is day 20 of CTET Paper 2 preparation by शिक्षा इन्फिनिटी क्लासेस। जैसा कि डे 20 के नीचे लिखा है 15 क्वेश्चंस डेली, तो हमारा वीडियो का मोटिव यही होता है कि हम 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें हर एक सेशन में। तो जो स्टूडेंट्स पहले भी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो वो तो समझ सकते हैं बात, बाकी जिन्होंने अभी अभी देखना स्टार्ट किया वो प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। पार्ट 4 चल रहा है हिंदी का। अगेन आई एम टेलिंग, CDP आता है, SST आता है, इंग्लिश आता है लैंग्वेज नंबर 1, फिर हिंदी आती है लैंग्वेज नंबर 2। क्वेश्चन स्टार्ट होता है 136 से, जिसमें 135 तक हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, यानी कि डे 19 में हम कर चुके हैं। तो 136 में लिखा है उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्व अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस दिए हैं, 1 संदर्भ अनुसार उनका प्रयोग करना, 2 उनकी परिभाषा याद करना, 3 उनके अर्थ जानना, 4 या फिर उनका क्रम याद रखना। तो जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ होते हैं वो उच्च प्राथमिक स्तर पर उनका जो प्रयोग करना है, किस तरह यूज़ हो रहे हैं, किस बात में यूज़ हो रहे हैं, तो संदर्भ अनुसार उसका प्रयोग करना, सीखना, जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट वाला इसका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 137, कक्षा और बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन 2 भाषा नीति की जटिल समस्या है। ऑप्शन 3 हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण है। या क्वेश्चन 4 हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या है। तो यानी कि कक्षा में और वैरायटी है और बहुत सारी कल्चर्स हैं, इन सब के प्रति जो भी हिंदी भाषा है, अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करना है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है हिंदी भाषा शिक्षण का। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है 138, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं का पाठ है वो बच्चों को क्या सिखाता है? ऑप्शन 1 दर्शाए सभी विकल्प। ऑप्शन 2 हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं। ऑप्शन 3 हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं। या ऑप्शन 4 हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं। जो ऑप्शन 1, 2 और 3 है उसमें बिल्कुल भी सही जानकारी नहीं है। और जो चौथा में लिखा है कि साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं, साहित्य सृजन ये होता है जो भी कहानियाँ, उपन्यास, नाटक बच्चे पढ़ते हैं 10वीं कक्षा तक के लिए, तो उनको ये हेल्प कराती हैं। बाकी 3 ऑप्शन नहीं कराती। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 139, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है वो है विभिन्न साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना ये है। और नीति के अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना ये भी है। सरसरी तौर पर पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगाना ये भी है। लेकिन भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना ये इसका उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन 4 है इसका सही आंसर, ये इसका उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन 140, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक क्या चीज़ है? अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना। सेकंड है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। थर्ड है पाठ्य पुस्तक का प्रयोग। फोर्थ है संचार माध्यमों का प्रयोग। जो पाठ्य पुस्तक का प्रयोग है वो सबसे कम सहायक है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक एक सीमित क्षेत्र तक उपलब्ध होता है, उसमें सीमित जानकारी ही होती है, जबकि बाकी सबके माध्यम से लोग विस्तार से समझ सकते हैं हिंदी भाषा को। तो इसका थर्ड वाला आंसर है कि पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना कम सहायक है। अगला क्वेश्चन 141, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ का रखना है वो बताना है। पहला लिखा है सरल भाषा, दूसरा लिखा है रचनाकार की प्रसिद्धि, तीसरा लिखा है रचनाओं की लंबाई और चौथा लिखा है बच्चों का स्तर और रुचि। तो इसमें सबसे जो रेलेवेंट आंसर है वो है बच्चों का स्तर और रुचि, क्योंकि
जब बच्चों का स्तर और रुचि पता चल जाएगा, जब आप इस पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे तो उनको समझने में और आसानी होगी। तो इसका ऑप्शन 4 है, बच्चों का स्तर और रुचि। अगला क्वेश्चन 142, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। 4 प्रश्न दिए हैं, उसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा जो प्रभावी प्रश्न है अट्रैक्ट कर सकता है वो क्या है, जिससे मालूम चल सकता है कि बच्चों में कितना दिमाग है, कितना वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट ही लिखा है, तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। तो ये ही इसका बेस्ट आंसर है। बाकी में देखो क्वेश्चन है वो है चैप्टर के, रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा, बादलों के घिर जाने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है, या फिर जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा। ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सारे चैप्टर बेस्ड हैं। और जो फर्स्ट है, तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करके 5 वाक्य बनाओ, इससे आपको माइंड पता चलेगा बच्चों से कि क्या वो लिखते हैं, क्या भाषा का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 143, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में यह प्रश्न किस चीज़ का आइडिया देता है। कक्षा में समय के सदुपयोग का उदाहरण है, या फिर कक्षा में मनोरंजन का साधन है, या कक्षा में बच्चों के गीत गाने को अवसर देता है, और कक्षा में बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। तो ये मल्टीलिंगुअल को पोषित करता है। तो इसका आंसर है 4th। इससे बच्चे अपनी मदर टंग में, अपनी अपनी लैंग्वेज में किसान की जो कविता है वो बोलेंगे। तो ये मल्टीलिंगुअल को, यानी कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज को शो करता है। अगला क्वेश्चन 144, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है। बच्चों की जो भाषा लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं उसमें सबसे लीस्ट जो प्रभावी है उसको क्या कहेंगे, वो कौन सा है। फर्स्ट है जांच सूची यानी कि चेकलिस्ट, सेकंड है पोर्टफोलियो जो उनकी फाइल्स बनती हैं, प्रोजेक्ट बनता है, थर्ड है अवलोकन होता है ऑब्जर्वेशन, और चौथा है बातचीत यानी कन्वर्सेशन। तो जांच सूची वाला है, चेकलिस्ट वाला है, ये कम प्रभावी है। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 145, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। वह बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि क्या है। पहला लिखा है भाषा संसर्ग विधि, जिसे कहते हैं लैंग्वेज एसोसिएशन मेथड। दूसरा है निगमन विधि, जिसे कहते हैं डिडक्शन मेथड। तीसरा लिखा है आगमन विधि, जिसे कहते हैं इंडक्शन मेथड। और चौथा लिखा है सूत्र विधि, जिसे कहते हैं फॉर्मूला मेथड। तो इस उदाहरण के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये आगमन विधि के अंतर्गत आता है। जैसे कि राधिका जो है वो बच्चों को उदाहरण दे रही है पहले समझाने के लिए, और उसके बाद फिर वो टॉपिक बता रही है, संज्ञा ये होता है। तो इसे ये आता है आगमन विधि के अंडर आता है। तो इसका आंसर है थर्ड, आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है 146, 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों को गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अवलोकन द्वारा, करेक्शन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। जो करेक्ट स्पेलिंग है और जो करेक्ट उसका प्रोनाउंसिएशन है उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करना। तो ये इसका 4th आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 147, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। कौन सा ऑप्शन है जो कम पॉपुलर है। पहला है नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो। दूसरा है कविता की अधूरी पंक्तियां देखकर पूरा करो। तीसरा है कि अपने बचपन की कोई एक ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो। चौथा है अगर तुम्हारे घर में किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे। जो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हैं इन तीनों में बच्चों के अपना खुद का माइंड लगेगा, खुद की लैंग्वेज, खुद की स्टोरी लगेगी। लेकिन सेकंड में कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करने में उसका सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम लगेगा। तो सेकंड वाला जो है वो उत्तर है कि ये कम सहायक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक क्या है। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है।
प्रदूषण पर निबंध लिखना, सुलेख का कार्य करना, श्रुतलेख का कार्य करना और कहानी पढ़कर सवाल बनाना। तो जो प्रदूषण है, सुलेख है, श्रुतलेख है, ये सिर्फ राइटिंग का पार्ट है, लेकिन कहानी पढ़कर सवाल बनाना ये रीडिंग एंड राइटिंग दोनों का ही काम है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 149, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि जो कक्षा में मल्टी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो क्या मांग करता है। पहला लिखा है बच्चों का भाषा आकलन बिल्कुल ना हो, यानी कि ये बच्चों का असेसमेंट ही ना हो लैंग्वेज का। सेकंड लिखा है बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए, जो बच्चों की मदर टंग है उसको क्लासरूम में स्थान दिया जाए। अगला है बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। और चौथा है बच्चों को 4 भाषाएं पढ़ाई जाएं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड वाला इसका है कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 है कि ये बहुभाषिक संदर्भ जो है वो मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा भी कक्षा में आए। अब आता है आखिरी क्वेश्चन 150, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हिंदी पढ़ाने का, हिंदी लैंग्वेज पढ़ाने का, वो क्या है। पहला लिखा है हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ना, सिर्फ रीडिंग मटेरियल पढ़ना जो हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है। सेकेंड है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स का विकास। थर्ड है हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं का कंठस्थ करना, इन सबको ग्रामर रूल्स को टिप्स पे लर्न करना। और फोर्थ है हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना और जितनी भी हिंदी लैंग्वेज की फॉर्म्स हैं उनकी जानकारी देना। तो जो फोर्थ लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। हिंदी भाषा का मेन मोटिव ही यही है कि जो जितनी भी हिंदी भाषा में आती हैं भाषा, जैसे कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, बोलचाल की भाषा, संपर्क भाषा, तो इन सबको ये इसके विविध स्वरूपों की जानकारी देना, यानी कि अलग अलग फॉर्म्स के बारे में बताना ही हिंदी का काम है। तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। तो चलिए अब होती है क्लास ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट होगा वो होगा पहला सेशन CDP का, जो क्लास नंबर 21 यानी कि डे नंबर 21 जो होगा वो CDP का होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।